Hello everyone, welcome to our channel Physics with Smita. Our today's topic Coulomb's law, or also called as Coulomb's law of electrostatistics. This is our statement. The force of interaction between any two charges is directly proportional to the multiplication of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. We know that same charges are repel each other and different charges are always attract each other. Same charges are always repel each other and different charges are always attract each other. ये हम सब जानते हैं, यानी किसी भी चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साथ ही उनके बीच जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. फॉर एग्जांपल मान लें हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 पॉइंट लेंगे Q1 एंड सेकंड पॉइंट लेंगे Q2. इसके बीच जो डिस्टेंस हम R से डिनोट करेंगे, हमने उसे R डिस्टेंस पे रखा तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो उनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और साथ ही उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो उनके बीच डिस्टेंस R के स्क्वायर में होगा. उसके डिस्टेंस के R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि ऑल्सो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ऐसे लिख सकते हैं. हम ये दो इक्वेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं. F is directly proportional to Q1 into Q2 upon r². और जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो हम जानते हैं यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं K. और इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. कांस्टेंट कहा जाता है. तो हमारा फार्मूला बनेगा F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर. यहाँ पे जो K है कांस्टेंट है, हमें उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया. तो और उसके वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड हो जाती है. K का फार्मूला हो जाता है 1/4 πε0 और इसकी वैल्यू फ्री स्पेस और वैक्यूम स्पेस के लिए हो जाती है. और 9 × 10⁹ और इसका यूनिट हो जाता है, हम फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन और डिस्टेंस R का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो इसका
इसको मल्टीप्लाई करके हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कॉलम्स इंटू कॉलम्स का स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये तो के का यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये जो एप्स नॉट है उस सिंबल को हम कहते हैं, एप्स नॉट को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस और वैक्यूम स्पेस के लिए उसकी वैल्यू दी जाती है एप्स नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और उसका यूनिट होता है के इंटू के यूनिट के रिवर्स हो जाता है होता है, मतलब कॉलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे होता है। बट मैं ये दोनों चार्जेस को दूसरे मीडियम में रखे तो एरिया के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में रखते तो वैल्यू चेंज होगी, उस मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। एप्स नॉट की वैल्यू अलग हुई तो के की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, और के की वैल्यू डिफरेंट आई तो एफ की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। चेंज होते जाएगा इसके बीच में। दूसरे मीडियम में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा, या हमें इस बात का ध्यान रखना है दोनों भी चार्जेस इसका मैग्नीट्यूड सेम या डिफरेंट होगा, यानी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड में सेम हो या डिफरेंट हो, उसमें लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो हमेशा मैग्नीट्यूड के लिए सेम होगा, साइन के अलग लगेगा। जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करेगा, अगर ये दो चार्जेस तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी रिपल्शन फोर्स लगेगा। अपोजिट नेचर के चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा। तो हम जानते हैं जो चार्जेस लिए हैं वो, ये हमने दो चार्जेस लिए हैं वो सेम चार्जेस के लिए, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर हमने यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस लिए होते तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।